हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे। मैं आपके साथ फिर से आज जुड़ चुका हूं 108 प्रश्नों के साथ। ठीक है, कल आपका मात्र 92 हुआ तो आज आपका 108 है, तो कल और आज का भरपाई हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में बज गए हैं रात के 10:30 और मैं फिर से हरिओम राठौर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ठीक है, 100 क्वेश्चन लेकर के। देखिए, यह क्वेश्चन एनसीईआरटी प्लस बिहार एससीईआरटी एमसीक्यू प्रैक्टिस से क्लास नंबर 16 है। ठीक है, अब तक हमने 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, यह लगा करके आज 1600 क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम भूगोल का प्रश्न करेंगे। कितने प्रश्न? भूगोल के 50 प्रश्न को। कितने प्रश्न को? भूगोल के 50 प्रश्न। पहला आपके पास ऑप्शन है भाई, पहला क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन हम बोल दिए। पहला क्वेश्चन, किसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कुनलुन श्रेणी और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ट्रांस हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइएगा, क्या किसे जानते हैं हम लोग? काराकोरम श्रेणी को। किसको जानते हैं? काराकोरम श्रेणी को। किस नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय। आगे बढ़ते हैं। निम्न हिमालय क्षेत्र में कश्मीर का कौन सा मर्ग या घास का, मर्ग का मतलब क्या होता है? घास का मैदान। तो कश्मीर में कौन सा घास का मैदान आता है? बताइए। निम्न हिमालय क्षेत्र यानी कि जो मध्य हिमालय क्षेत्र में कश्मीर का कौन सा मैदान आता है? आपके पास ऑप्शन है गुलमर्ग, खिलनमर्ग, सोनमर्ग, पीर पंजाल। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा? गुलमर्ग, खिलनमर्ग, सोनमर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते। बिहार में उत्तर पश्चिमी चंपारण में शिवालिक पहाड़ी की श्रृंखला जिसे सोमेश्वर पहाड़ी कहा जाता है, तो इसकी विस्तार कितना है? बिहार में पश्चिमी चंपारण में शिवालिक पहाड़ी की श्रृंखला जिसे सोमेश्वर पहाड़ी कहा जाता है, तो सोमेश्वर पहाड़ी का विस्तार बताना है। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन 836, 846, 856, 863 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 856 वर्ग किलोमीटर। कितना? 856 वर्ग किलोमीटर। सतलज और सिंधु के बीच हिमालय को किस भाग के नाम से जाना जाता है? तो कल आपने पढ़ा था सतलज, कौन से नदी? सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को हम लोग कुमायूं के नाम से जानते थे, और सतलज और सिंधु नदी के बीच के भाग को किस नाम से जानते हैं हम लोग? पंजाब और कश्मीर हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पंजाब और कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। बालू का स्तूप कहाँ पाई जाती है? बालू का स्तूप कहाँ पाई जाती है? बताइए। बालू का स्तूप आपके पास ऑप्शन है रेगिस्तान पर, मैदान पर, पठारों पर, पहाड़ियों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बालू का स्तूप कहाँ पाई जाएगी? मैदानों में। कहां पर? मैदानों पर। ठीक है, राजस्थान में कौन सी खारे पानी की झील है? राजस्थान में खारे पानी की झील कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है सांबर, डेगना, डिडवाना, कुचापन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई इसमें क्या है? सभी खारे पानी की झील है। क्या है? सांबर, डेगना, डिडवाना, कुचापन, सभी कहां है? राजस्थान में स्थित है। राबी और ब्यास के दोआब को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है विष्ट दोआब, ऊपरी दोआब, उत्तरी दोआब, दक्षिणी दोआब। तो राबी और ब्यास के दोआब को क्या कहा जाता है? तो भाई क्या कहा जाता है? विष्ट दोआब। क्या कहा जाता है? सॉरी ऊपरी दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊपरी दोआब कहा जाता है। ठीक है, विष्ट दोआब किसको कहेंगे? तो विष्ट दोआब किसको कहते हैं? ब्यास और सतलज को। ब्यास और सतलज नदी के दोआब को हम किस नाम से जानते हैं? विष्ट। और राबी और ब्यास के दोआब को किस नाम से? ऊपरी दोआब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कैसा लग रहा है क्लास? इस बात को आप जरूर बताइएगा। ठीक है, जिससे हम अपनी क्लास का क्या करें, दिन पर दिन सुधार करते चले और एकदम बेहतरीन क्लास बनाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किसे गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? गौरी नंदा पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से किसे गौरी नंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है कार्डविन ऑस्टिन यानी कि केटू, कंचनजंगा, कामेट, धौलागिरी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई गौरी नंदा पर्वत के नाम से कार्डविन ऑस्टिन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? गार्डविन ऑस्टिन को। किसे? गार्डविन ऑस्टिन को। भारत का सबसे ऊंचा एवं संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आप बता दीजिए। केटू है। कौन है? केटू। क्या है? केटू। तो संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत क्या हो जाएगा? केटू। पहला माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कंचनजंगा भारत में है। कहां पर? भारत में कंचनजंगा, भारत का केटू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व की मानी जाती है? पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व की मानी जाती है? आपके पास ऑप्शन है 10 करोड़ वर्ष, 55 करोड़ वर्ष, 40 करोड़ वर्ष, 30 करोड़ वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पृथ्वी की उत्पत्ति 55 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 55 करोड़ वर्ष पूर्व।
ठीक है। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है लाचला, सिपकिला, जोजिला, बुर्जिल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पाया जाता है? तो लाचला। कौन सा? लाचला और सिपकिला। क्या होगा? लाचला और सिपकिला दर्रा, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सी नदी का समूह उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं है? उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी नदी का समूह नहीं है? आपके पास ऑप्शन है सोन, पुनपुन, फल्गु, चानन। ऑप्शन बी है गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ऑप्शन सी है गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, नर्मदा, कोसी, महानंदा। ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑप्शन डी है सोन, पुनपुन, फल्गु, चानन, दामोदर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कौन सा समूह उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सा समूह नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी है क्या? उत्तरी गंगा के मैदान में है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी गंगा का नदी है। ठीक है, दक्षिणी गंगा के मैदान की नदी है। ठीक है। ऑप्शन सी और डी दोनों में मिक्स है किया हुआ। ठीक है। ऑप्शन डी में क्या? दामोदर मिक्स कर दिया मैंने। ऑप्शन सी में क्या कर दिया? नर्मदा। नर्मदा कहां से बहती है? अमरकंटक से निकल कर कहां बह जाती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है। आगे बढ़ते ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च मध्य उच्च भूमि मालवा का पठार किससे घिरा हुआ है? मालवा का पठार किससे घिरा हुआ है? आपके पास ऑप्शन है महादेव श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्य श्रृंखला, सतपुड़ा की पहाड़ी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मालवा की पठार किससे घिरा हुआ है? महादेव श्रृंखला, अरावली श्रृंखला और विंध्य श्रृंखला, तीनों साइड से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक कोई समस्या, कोई तकलीफ, अगर दिक्कत होगा तब जरूर बताएंगे। ठीक है। उसको सुधार लेने का प्रयास किया जाएगा। क्लास कैसा लग रहा है इसे भी आप कमेंट में कीजिएगा। ठीक है। अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई 300.920 मीटर है, जिसकी ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई पूछा जा रहा है। माउंट आबू पर्वत पर कौन है? गुरु शिखर है। उसकी ऊंचाई कितनी था? 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर। निम्नलिखित में कौन सी नदी छोटा नागपुर की पठार से नहीं निकलती है? तो छोटा नागपुर की पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती? आपके पास ऑप्शन है सुवर्ण रेखा नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, नर्मदा नदी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? नर्मदा। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से। सुवर्ण रेखा, सोन, दामोदर कहां से? तो बता दीजिए कहां से? छोटा नागपुर। अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है, जो कि प्रवाल निक्षेपों से बना है। कितने डिग्री चैनल द्वारा दोनों अलग अलग होते हैं? कह रहा है लक्षद्वीप को कितना डिग्री चैनल दो अलग अलग बराबर भागों में, अलग अलग भागों में बांटता है? तो आपके पास ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, 12 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 15 डिग्री चैनल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 11 डिग्री चैनल। कितना होगा? 11 डिग्री चैनल। कितना? 11 डिग्री चैनल। कौन करेगा? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को बांटेगा दो भाग में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप का ही पुराना नाम क्या था? मिनिकॉय था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट की स्थिति क्या है? जो भारत का दक्षिणी बिंदु 2004 में सुनामी के कारण क्या हुआ था? जलमग्न हो गया। उसका दक्षिणी बिंदु का जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, उसका स्थिति क्या है? तो आपका ऑप्शन है 6 डिग्री 30 मिनट अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, ये रेखा अक्षांश। ठीक है। 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश, 7 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा। और बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 6 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा पर है। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। कितना डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार को दो बराबर, यहाँ देखिए डॉक्टर बराबर लिखा गया, दो बराबर, क्या होगा? दो बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में? दो बराबर भागों में बांटता है। तो कितना डिग्री चैनल बताइए? कौन सा चैनल? तो कितना डिग्री? 11 डिग्री, 10 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री। कौन सा चैनल बांटता है? तो बताइए 10 डिग्री चैनल। कौन डिग्री? 10 डिग्री चैनल क्या करता है? खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार को दो बराबर भागों में बांटता है। भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं? तो मेरे भाई भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत कितने द्वीप आते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1256 द्वीप। कितने होते हैं? 1256 द्वीप। 572 द्वीप अकेले बंगाल की खाड़ी में आते हैं। ठीक है। 47 अरब सागर में आते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जिसमें 36 ही द्वीप है ना, जहां पर क्या है? लोगों का जीवन है, लोग जी रहे हैं।
ठीक है, जिस पर लोगों का वास है। ठीक है, अब इसमें भारतीय मरुस्थल थार का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारतीय मरुस्थल थार का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपके पास ऑप्शन है 1004 वर्ग किलोमीटर, 1,04 वर्ग किलोमीटर, 1,10,400 वर्ग किलोमीटर, 1,11,400 वर्ग किलोमीटर, 1,34,400 वर्ग किलोमीटर। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मेरे भाई भारतीय मरुस्थल थार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,04,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1,04,000 वर्ग किलोमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई तकलीफ है? कोई समस्या है? आप जरूर बताइएगा, समस्या को जरूर बताइएगा। जब तक समस्या नहीं बताइएगा हल हो पाएगा कोई भी चीज नहीं होता है। ठीक है, जब आपको कभी दिक्कत लग रही है आप बेझिझक आप बोलिए कि यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ आपने गलत बताया, यहाँ आपका सही पॉइंट है। वीक पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों का आप पकड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? आपका ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो मेरे भाई दक्कन में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, कुछ आंध्र प्रदेश और केरल के क्षेत्र आते हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्कन पठार के दर्रे निम्न में से कौन नहीं है? दक्कन पठार के दर्रे निम्न में से कौन नहीं है? कल आपने पढ़ा था थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट और एक सीन कोटा। ठीक है, तो दक्कन पठार के दर्रे निम्न में से कौन नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, कौन सा नहीं है? तो मेरे भाई उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है? सभी क्या है? सभी क्या है? दक्कन के दर्रे है, दक्कन पठार के दर्रे है। ठीक है, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, सीन कोटा क्या है? दक्कन पठार के दर्रे हैं। आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे भाई नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है डोडा बेटा, अन्नामुडी, पारसनाथ, गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, पारसनाथ क्या है? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में है। ठीक है, अन्नामुडी कहाँ है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची शिखर है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। कौन है? डोडा बेटा। कौन है? डोडा बेटा, डोडा का बेटा। 2670 मीटर। क्या है? 2670 मीटर। ठीक है, डोडा बेटा। आगे बढ़ते हैं। किसे बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, हजारीबाग का पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के नाम से कौन जाना जाएगा? मलवा का पठार। कौन सा जाना जाता है? मलवा का पठार। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? अगर दिक्कत है कमेंट जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों की पहाड़ियां किस देश से बना है? उत्तर पूर्वी राज्यों की पहाड़ियां किस देश से बना है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है लोहा, किस से बना है? सॉरी, किस देश से बना है? गलती में बोल दी, किससे बना है? ठीक है, सॉरी फॉर दैट। देश नहीं होता है। ठीक है, किससे बना है? किससे बना है? ठीक है, आपके पास लौह से, आग्नेय चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से, रूपांतरित चट्टानों, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इन सभी ऑप्शन से आपको क्या करना है? एक सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टानों से। क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टानों से बना है। ठीक है, बलुआ पत्थर से। निम्नलिखित में कौन सा समूह गोंडवाना लैंड में शामिल थे? गोंडवाना लैंड में शामिल समूह कौन था? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, यहाँ हमने क्या कर दिया भाई? यहाँ तो बवंडर कर दिया। ऑप्शन क्या हो गया? ए भी है, ए और ये दोनों सही है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत लिखा गया ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका क्या है? गोंडवाना लैंड में शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील बताइए। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो लक्ष्मी सागर झील बताइएगा कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? लक्ष्मी सागर बिहार में। कहां पर है? बिहार में। लक्ष्मी सागर झील बिहार में। कहां पर भाई? बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए निम्न में से कौन लवणीय झील है? लवणीय झील कौन है? आपके पास ऑप्शन है बुलर, डल, सांबर, गोविंद सागर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो लवणीय झील कौन है? आपके पास सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांबर। क्या हो जाएगा? सांबर। बुलर और डल झील क्या है? मीठे पानी का झील है। गोविंद सागर झील का निर्माण क्या हुआ है? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना करके कृत्रिम नगर क्या बनाया गया? कृत्रिम झील बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर में स्थित है? इससे आसान क्वेश्चन धरती पर नहीं होगा। पटना शहर में। कहां पर? पटना शहर में। ठीक है,
कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? महानदी, कृष्णा, तापी, तुंगभद्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है कौन सी नदी? तो तापी नदी। कौन सी नदी भाई? तापी। इनमें कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? आपके पास ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते, सिंधु जल समझौता कब हुआ? सिंधु जल समझौता, देखिए सिंधु नदी क्या होता है? जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। अब पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? ठीक है, आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? 1960 में। कब हुआ? 1960 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा जल समझौता है? सिंधु जल समझौता, जिसके तहत पाकिस्तान को 80% जल उपयोग करने की अनुमति दी गई है, ठीक है। पाकिस्तान क्या कर सकता है? 80% जल सिंधु का उपयोग करता है। इनमें से गर्म जल प्रपात कौन है? आपके पास ऑप्शन है ककोलत, गढ़सुप्पा, ब्रह्मकुंड, शिव समुद्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई ब्रह्मकुंड क्या है? ब्रह्मकुंड बिहार में है, राजगीर में, ठीक है। वहां पर गंधक के कारण क्या होता है? पानी गर्म होता है, तो ब्रह्मकुंड क्या है? गर्म जल प्रपात है, ठीक है। आगे बढ़ते, कौन नदी? कोसी नदी का कौन नदी? हम गलती से कभी कभी क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन एरर हो जाता है, उसको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। जो लिखा हुआ है उसको ध्यान दीजिएगा। कोसी नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? कोसी नदी का उद्गम क्षेत्र बताइए। कोसी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है बताइए? गंगोत्री तो नहीं होगा, गंगोत्री से गंगा नदी, मानसरोवर से कौन? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गोसाई धाम से निकलती है, तो कोसी नदी कहां से? नेपाल के गोसाई धाम से। कोसी नदी कहां से निकलती है? नेपाल के गोसाई धाम से, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? नर्मदा नदी कहां से निकलती है? आपके पास ऑप्शन है नर्मदा नदी कहां से निकलती है? आपके पास ऑप्शन कौन कौन सा है भाई? सतपुरा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट के ढाल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो कहां से भाई? कहां से निकलती है बता दीजिए, कहां से निकलती है? अमरकंटक। कहां से? अमरकंटक से। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई? गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई बताइए? गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई? आपके पास ऑप्शन 1995, 1975, 1985, 2005, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत कब गंगा में अन्य नदियों को जोड़ने का कार्य किया गया? गंगा में अन्य नदियों को जोड़ने का कार्य कब किया गया? 1995 में। कब किया गया? 1995 में। कब किया गया? 1995। विश्व किस सबसे बड़ी अपवाह विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? अपवाह द्रोणी किस नदी की? अमेजन। कौन सी नदी? अमेजन। बाई एनसीईआरटी बुक। क्या है? बाई एनसीईआरटी, ठीक है। क्लास 9th का आप देखिएगा, अमेजन शुरुआत पेज में ही होगा, ठीक है। अपवाह तंत्र में सिंधु जल समझौते के तहत कितने प्रतिशत सिंधु के जल का भारत उपयोग कर सकता है? अभी तुरंत बताए। 80%। अगर पाकिस्तान करेगा तो भारत कितना करेगा? मात्र 20। कितना? 20%। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहां पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा, आपके पास ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, गंगोत्री, ऋषिकेश, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। भागीरथी और अलकनंदा कहां पर निकलती है बताइए? कहां पर मिलती है? देवप्रयाग। कहां पर मिलती है? देवप्रयाग। कहां पर? देवप्रयाग, ठीक है। भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपके पास यमुना ऑप्शन है, जमुना, दिहंग, पद्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना। कौन सा शहर सिंधु और गंगा के जल विभाजक पर स्थित है? सिंधु और गंगा के जल विभाजक पर स्थित है कौन सा शहर? आपके पास ऑप्शन है, नीचे दिया गया ऑप्शन है, बताइएगा कौन सा शहर है। देखिए कौन सा शहर है? चंडीगढ़, अंबाला, दिल्ली, हस्तिनापुर। सिंधु और गंगा नदी के जल विभाजक क्षेत्र पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अंबाला। क्या हो जाएगा? अंबाला। कौन सा हो जाएगा? अंबाला। कौन सा? अंबाला। निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बताइए कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग है, केनूला है, लोहित है, ठीक है। करेह क्या है? बिहार में बहने वाली नदी है, तो बिहार में तो ब्रह्मपुत्र है नहीं, तो क्या हो जाएगा? दिबांग, केनूला, लोहित। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई। कोई दिक्कत भाई?
ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस पहाड़ी के पास से अंग्रेजी के यू टर्न बनाकर प्रवेश करती है? आपके पास ऑप्शन है नमचा बरवा, डफला, गिरी, मिसनी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई आप यहां से एक बात जानिएगा, नामचा बरवा, डाफला हिल्स, गिरी हिल्स, मिसमी हिल्स सभी क्या है? अरुणाचल प्रदेश में पर्वत और पहाड़ है। ठीक है, और इसमें कौन सी नदी यू कहां से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहां से प्रवेश करती है? तो नामचा बर्मा से। कहां से? नामचा बरवा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है शिव समुद्रम, ठीक है, उसके बाद कुंचिकल, उसके बाद जोग के बाद उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? कुंचिकल। कौन हो जाएगा भाई? कुंचिकल। शिव समुद्रम जलप्रपात क्या है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील मीठे पानी का नहीं है? मीठे पानी का कौन सा झील नहीं है? आपके पास ऑप्शन है भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी। तो मेरे भाई सभी झील क्या है? मीठे पानी का झील है। क्या है? सभी झील क्या है? मीठे पानी का झील है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? गिरती नहीं है या नहीं गिरती है? ठीक है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? आपके पास ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। तो कावेरी, महानदी, गोदावरी क्या होगा? सभी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे। सभी क्या होंगे? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे। और नर्मदा नदी क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में ना गिर करके क्या करते हैं? अरब सागर में गिरता है। नर्मदा कहाँ गिरता है? अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में। कोई दिक्कत? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किस नदी से होता है? ठीक है, किस नदी से धुआंधार जलप्रपात किस नदी से बनती है? आपके पास ऑप्शन है किस नदी के द्वारा? तो नर्मदा, गोदावरी, गंगा, कृष्णा। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी से बनती है? तो नर्मदा नदी से। किस नदी से? नर्मदा नदी से। किससे? नर्मदा नदी से। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का गंगा कहा जाता है? दक्षिण का गंगा किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। दक्षिण का गंगा। आपके पास ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, महानदी, कृष्णा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी। किसे कहा जाता है? गोदावरी को। किसे कहा जाता है भाई? गोदावरी। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर कहां पर सिंधु में मिल जाती है? यानी कि सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर कहां पर सिंधु में मिल जाती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के मिठानकोट में। कहां पर? पाकिस्तान के मिठानकोट। कहां पर? मिठान। कहां पर मिलता है? मिठानकोट। क्या है? मिठानकोट में मिल जाती है। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अब हम इतिहास के 58 प्रश्न को करेंगे। आपको भूगोल का क्वेश्चन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर मेरे में क्षमता होगा, मेरी क्वेश्चन अगर आपको अच्छी लगती होगी तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों का मदद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते, क्योंकि क्या है पूरा विशुद्ध एनसीईआरटी और एससीईआरटी है। ठीक है, दोनों का पूरा मिक्सर रूप है। एकदम प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, आपको देखने से भी लग रहा हो। ठीक है, जो जो क्वेश्चन छूट रहा है तो हम ट्रिपल लेयर में इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं किसी। आगे बढ़ते हैं। इतिहास के 58 प्रश्न। विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब करी गई? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में। कब करी गई? 1784। निम्नलिखित में किसकी स्थापना 1781 में की गई? 1781 में स्थापना किसकी की गई बताइए। आपके पास ऑप्शन कलकत्ता में मदरसा, बनारस में संस्कृत कॉलेज, मुजफ्फरपुर में लंगर सिंह कॉलेज, पटना कॉलेजिएट स्कूल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई कलकत्ता एवं मद्रास में, कलकत्ता के मदरसा और बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1781 में करी गई। मुजफ्फरपुर में लंगर सिंह कॉलेज की स्थापना 1899 में किया गया। पटना कॉलेजिएट स्कूल पटना की स्थापना 1835 में किया गया। ठीक है, तो 1781 में किसकी स्थापना की गई? कोलकाता में मदरसा, ठीक है, बनारस में संस्कृत कॉलेज, उपरोक्त में से एक से अधिक। अभिज्ञान शकुंतलम, गीता, मनुस्मृति, पंचतंत्र, हितोपदेश इत्यादि पुस्तकों का अंग्रेजी अनुवाद निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका काम किसने किया? अनुवाद करने का काम। बताइए, सही उत्तर बताइएगा। वैसे व्यक्ति जो भारतीय शिक्षा को क्या समझते थे? बढ़ावा देना चाहते थे। कौन सा व्यक्ति थे? तो विलियम जोन्स। क्या होगा? विलियम जोन्स। क्या होगा? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी 1784 में। कहां पर करी थी? तो कलकत्ता में। कोई दिक्कत हो रहा है? कोई डाउट है? नहीं ना। वह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा कब लागू हुआ जिसमें कहा गया कि अंग्रेजी सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपए भारत की शिक्षा पर खर्च करेगी? तो वह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा कब लागू किया गया बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में
क्या कहा गया कि 1 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, भारतीय शिक्षा पर खर्च करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज 108 क्वेश्चन का सिलसिला है, ठीक है, यानी कि 108 क्वेश्चन टोटल है। किसका मानना था कि भारतीय पुरातन शिक्षा पर पैसा खर्च करना व्यर्थ है? बताइए किसका मानना था कि भारतीय पुरातन शिक्षा पर पैसा खर्च करना व्यर्थ है? तो जेम्स मिल और मैकाले का, मिल और मैकाले का मानना था क्या कि भारतीय पुरातन शिक्षा पर पैसा खर्च करना क्या है, व्यर्थ है। किसने इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा का ही भारत में प्रसार करने की वकालत करी? आपके पास ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा का ही भारत में प्रसार करने की वकालत की? तो किसने की? तो राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ब्रिटिश सरकार में आधुनिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ब्रिटिश सरकार में आधुनिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो मेरे भाई ब्रिटिश सरकार में आधुनिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1835 में। कब किया गया? 1835 में। देखिएगा एक ऑप्शन में हमको थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, एक क्वेश्चन में कि जो शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया था ना, 1818 में किया गया, 1813 में किया गया। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे कमेंट में पिन कर देंगे कमेंट को कब किया गया, ठीक है। यहाँ पर हमको डाउट है, अगर सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो पिन कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया, डाउट हो गया, ठीक है। जो नहीं क्या किया गया, 1 लाख रुपए खर्च किया गया अंग्रेजों के द्वारा भारतीय शिक्षा पर, ठीक है। कब किया गया? 1813 या 1818 में, क्या कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है। इसको देख लिया जाएगा, ठीक है, पिन कर दिया जाएगा, आप कमेंट में देख लीजिएगा, या आप जिस समय हम क्लास करते रहेंगे उसी समय आपको पिन कर दिया जाएगा, ठीक है, लाइव कमेंट में भी और ऐसे कमेंट में। गुड्स डिस्पैच भारत में लागू होने वाली संपूर्ण शिक्षा नीति की रूपरेखा थी, कब लागू हुई? गुड्स डिस्पैच भारत में लागू होने वाली संपूर्ण शिक्षा नीति की रूपरेखा कब लागू हुई, बताइए। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? गुड्स डिस्पैच भारत कब आया? 1854। कब आया? 1854। कब आया? 1854। गुड्स डिस्पैच के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की भाषा क्या रही? गुड्स डिस्पैच के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की भाषा क्या थी? तो आपका ऑप्शन है भारतीय भाषा, अंग्रेजी, फारसी, कन्नड़, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय भाषा थी, क्या थी? भारतीय भाषा। प्राथमिक विद्यालय में कौन सी भाषा? भारतीय भाषा। और मध्य विद्यालय थी, जो उच्च विद्यालय था उसमें अंग्रेजी थी। विलियम एडम जिसे कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट जारी करने का जिम्मा सौंपा गया, किस देश से थे? तो विलियम एडम को क्या सौंपा गया? तो भारत में शिक्षा प्रगति पर रिपोर्ट जारी करने का जिम्मा सौंपा गया, ठीक है। वे कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। उन्होंने क्या पाया कि भारत में लगभग 1 लाख से ज्यादा विद्यालय थे, लेकिन उसका कोई बिल्डिंग नहीं था। वहां पर अधिकांश में 20 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, 20 अधिकतम संख्या थी। आगे बढ़ते हैं, अधिकांश स्कूलों में बढ़ते हैं। 1854 के शिक्षा नीति के तहत 4-5 स्कूलों के लिए किसे नियुक्त किया जाता था? 1854 के शिक्षा नीति के तहत 4-5 स्कूलों के लिए किसे नियुक्त किया जाता था? आपके पास ऑप्शन है प्रधानाध्यापक, पंडित, सहायक, कोऑर्डिनेटर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 4 से 5 विद्यालयों के लिए किसे नियुक्त किया जाता था? पंडित को। किसे नियुक्त किया जाता था? पंडित को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसके तहत विद्यालय में अध्ययन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित वार्षिक परीक्षा, नियमित रूप से स्कूल में आना इत्यादि जैसी व्यवस्था अपनाई गई? तो क्या किसके तहत? द वुड्स डिस्पैच के तहत। वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 में। कब आया था? 1854। आगे बढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? आपके पास ऑप्शन है 1905, 1912, 1901, 1919, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? 1901 में। कब हुई? 1901 में। कब हुई? 1901। किसका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मैकाले, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेरे भाई राजा राम मोहन राय तो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, मैकाले तो वही लाया ही था, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन को। उन्होंने क्या किया था? जो ब्रिटिश एजुकेशन था उसको इंप्लीमेंट किया मैकाले ने। राजा राम मोहन राय ने उसको सपोर्ट किया। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या मानते थे? प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए सृजनात्मक शिक्षा को। महात्मा गांधी जी भी सृजनात्मक शिक्षा के बल देते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ के शांति निकेतन में किसकी पढ़ाई होती थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में किसकी पढ़ाई होती थी? आपके पास ऑप्शन है कला, संगीत, नृत्य, विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो रविन्द्रनाथ के शांति निकेतन में किसकी पढ़ाई होती थी? बताइए आप लोग, क्या होती थी? कला की होती थी, संगीत
की भी होती थी, नृत्य की भी होती थी, विज्ञान की भी होती थी, प्रौद्योगिकी की। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का प्रथम आधुनिक विद्यालय कौन बना? बिहार का प्रथम आधुनिक विद्यालय, आपके पास ऑप्शन है आरा हाई स्कूल, पटना कॉलेजिएट स्कूल, भागलपुर हाई स्कूल, छपरा हाई स्कूल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पटना हाई स्कूल। क्या हो जाएगा, पटना हाई स्कूल। बिहार में लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल कब खोला गया, कब प्रथम स्कूल कौन बना? तो बिहार में लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल बांकीपुर बालिका विद्यालय, कौन? बांकीपुर बालिका विद्यालय 1867 में खोला गया। ठीक है। मुजफ्फरपुर हाई स्कूल का स्थापना 1845 में, मोक्षदा बालिका विद्यालय भागलपुर की स्थापना 1868 में, मुखर्जी सेमिनारी मुजफ्फरपुर की स्थापना 1884 में किया गया। ठीक है। यहाँ पर आपको डेट दे दिया गया है कि आपको कोई अगर स्कूल का नाम पूछेगा, कॉलेज का नाम बिहार का फेमस स्कूल या कॉलेज का, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा। मौलवी मोहम्मदन हसन ने मोहम्मदन अरेबिक स्कूल की स्थापना कब की? तो मोहम्मदन अरेबिक स्कूल की स्थापना 1884 में किया गया। कब किया गया, 1884 में। पटना कॉलेज बिहार का सबसे पुराना कॉलेज की स्थापना कब हुई? पटना कॉलेज बिहार का सबसे पुराना कॉलेज था, उसकी स्थापना कब हुई? 1863। कब हुई? 1863। आगे बढ़ते हैं। पटना स्थित संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कब हुई? पटना स्थित संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कब हुई, बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पटना स्थित संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कब हुई? 1853। कब हुई? 1853। संत माइकल की स्थापना कब हुई? पटना में संत माइकल स्कूल है, उसकी स्थापना कब हुई? 1854। कब हुई? 1854। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का पांचवा उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का पांचवा कॉलेज कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंगट सिंह कॉलेज। कौन होगा? लंगट सिंह कॉलेज। लंगट सिंह कॉलेज की स्थापना 1899 में की गई। ठीक है। कब की गई? 1899 में। लंगट सिंह कॉलेज का नाम लंगट सिंह कब रखा गया? तो लंगट सिंह कॉलेज का नाम बता दीजिएगा जल्दी से। उत्तर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो लंगट सिंह कॉलेज का नाम 1950 में लंगट सिंह रखा गया। 1915 में अंग्रेज ने इस पर अधिकार जमा लिया। 1900 में क्या किया गया भाई? 1900 में वहां पर बीए की पढ़ाई स्टार्ट हो गई। 1899 में लंगट सिंह कॉलेज की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। एआईटीयूसी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? एआईटीयूसी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास लाला लाजपत राय, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रनाडे। तो सही उत्तर क्या होगा? लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। ज्योतिबा फुले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? ज्योतिबा फुले के द्वारा, बताइए। ऑप्शन आपके पास ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन सा? सत्यशोधक समाज। क्या होगा? सत्यशोधक समाज। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं ना, सत्यशोधक समाज। आगे बढ़ते हैं। चलिए, गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ठीक है। या केरल में कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो वीर सेलिंगम। कौन? वीर सेलिंगम क्या कर रहे थे? गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में प्रारंभ किया। ठीक है। कौन? वीर सेलिंगम। पेरियार द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? पेरियार द्वारा आपके पास ऑप्शन है आत्मसम्मान, जाति सुधार, छुआछूत विरोधी, धार्मिक समानता आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन, जिसे हम स्वाभिमानी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कौन सा? पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है। हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष? 1932 में। किसके? कब? 1932। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? आपके पास ऑप्शन है 1921, 1924, 1934, 1945। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1924। क्या हो जाएगा? 1924। क्या हो जाएगा? 1924। समाज का, मेरे साथ आप लोग क्या करेंगे, याद करते चलेंगे। समाज का वह वर्ग जिसे सभ्य समाज की परिधि से बाहर रखा जाता था, क्या कहलाता था? तो ऑप्शन आपके पास वैश्य, अंत्यज, आमत्य, निग्रो। तो क्या कहते थे? अंत्यज। क्या कहलाते थे? अंत्यज कहलाता था। ठीक है। आर्य वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? आपके पास ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, राजकुमार शुक्ल, ज्योतिबा राव फुले, नारायण गुरु, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दीनबंधु किसके द्वारा निकाला गया? ज्योतिराव फुले। किसके द्वारा? ज्योतिराव फुले। दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका किसके द्वारा? ज्योतिराव फुले। 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा गुलामी नाम से निकाली गई पुस्तक में शूद्रों की तुलना किससे किया गया? 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा गुलामी नाम से निकाली गई पुस्तक में शूद्रों की तुलना किससे किया गया?
आपका पहला ही ऑप्शन क्या सही है, अमेरिका में निग्रो समुदाय से। किसके? अमेरिका में निग्रो समुदाय। आगे बढ़ता हूं भाई, आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। बिहार में ब्रिटिश सरकार द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा दास प्रथा का अंत, आपके पास ऑप्शन है 1833, 1843, 1856, 1853, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा भाई? 1843। क्या हो जाएगा? 1843। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन ज्योतिबा फुले की रचना नहीं है? ज्योतिबा फुले की रचना कौन सी नहीं है? तो इससे आसान क्वेश्चन धरती पे नहीं होगा। क्या होगा? नील दर्पण। क्या है? नील दर्पण नहीं है। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। ठीक है, काश्तकार की चाबुक, दीनबंधु, गुलामी, सभी क्या है? ज्योतिबा फुले की रचना है। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, वीर सेलिंगम, पेरियार, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना नारायण गुरु के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नारायण गुरु। श्री नारायण धर्म परिपालन के क्या उद्देश्य नहीं थे? श्री नारायण धर्म परिपालन के क्या उद्देश्य नहीं थे? आपके पास ऑप्शन है छुआछूत का विरोध, सवर्णों का अपमान, विवाह पूजा आदि के विधियों का, विवाह पूजा आदि की विधियों को सरल बनाना, अंतिम संस्कार की विधि को सरल बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो श्री नारायण धर्म परिपालन के उद्देश्य क्या नहीं थे? तो क्या हो जाएगा भाई? सवर्णों का अपमान नहीं था। क्या था? सवर्णों का अपमान नहीं था। 1920 के दशक में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का नेतृत्व किसने किया? 1920 के दशक में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का नेतृत्व किसने किया? तो 1920 के दशक में माधवन ने किया था। किसने? माधवन ने। किसने? माधवन ने। पेरियार से कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हुए? यानी कि पेरियार किनका नाम था? आपके पास ऑप्शन है ईबी रामास्वामी नायकर, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पेरियार में कौन से, पेरियार के नाम से कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हुए थे? ईबी रामास्वामी नायकर। कौन? ईबी रामास्वामी नायकर। स्वाभिमानी आंदोलन शुरू किसने किया? स्वाभिमानी आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? देखिए अभी तुरंत बताया गया क्वेश्चन। स्वाभिमानी आंदोलन किसके द्वारा किया गया? बताइए भाई, किसके द्वारा? स्वाभिमानी आंदोलन तुरंत अभी बताए थे, पेरियार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? पेरियार। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही उत्तर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 1937 में जस्टिस पार्टी का नेतृत्व किसे सौंपा गया? 1937 में जस्टिस पार्टी का नेतृत्व किसे सौंपा गया? बताइए, जस्टिस पार्टी का नेतृत्व किसे सौंपा गया? जल्दी से बोलिएगा, जस्टिस पार्टी का नेतृत्व किसे सौंपा गया? फास्ट बताइए, एकदम फास्ट, जल्दी से बताइए। बताइए भाई, किसे सौंपा गया? तो पेरियार को। किसे सौंपा गया? पेरियार को। किसे सौंपा गया? पेरियार को। ठीक है, पेरियार को सौंपा गया। देख लेते हैं एक बार किसे सौंपा गया भाई। किसे सौंपा गया? पेरियार को सौंपा गया। किसे? पेरियार को। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे समझौता कब हुआ? गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे समझौता कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे समझौता कब हुआ? सभी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। आप देखिए जल्दी से बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 24 सितंबर। क्या हो जाएगा भाई? 24 सितंबर। गांधी जी द्वारा हरिजन नामक पत्रिका कब निकाली गई? गांधी जी द्वारा हरिजन नामक पत्रिका कब निकाली गई? आपके पास ऑप्शन 1932, 1933, 1919, 1920, उपरोक्त में से कोई ना, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो गांधी जी द्वारा हरिजन नामक पत्रिका कब निकाली गई? 1933 में। कब निकाली गई? 1933। साप्ताहिक पत्रिका थी। किस वर्ष पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1919 में। कब हुआ? 1919 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद पृथक निर्वाचन व्यवस्था हुई, तो बताइए यह सम्मेलन कब हुआ? तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था कब इसका तृतीय गोलमेज सम्मेलन में यह उठाया गया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो यह सम्मेलन कब हुआ? तो 7 सितंबर। कब हुआ? 7 सितंबर। 9 नवंबर 1930 को क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 17 नवंबर 1932 को क्या हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय कब हुआ? 7 सितंबर 1931। अंबेडकर द्वारा कब अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई? अंबेडकर के द्वारा कब अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1942 में क्या किया गया? 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई। 1942 में क्या हो जाएगा? 1942। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत? किसने गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखी? दलितों के लिए तो कौन रखेंगे? डॉक्टर अंबेडकर। कौन? डॉक्टर अंबेडकर। महादलित सत्याग्रह कब आरंभ किया गया? महादलित सत्याग्रह कब आरंभ किया गया? जल्दी से बताइएगा, महादलित सत्याग्रह कब आरंभ किया गया? तो बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1927 में। कब किया गया? 1927 में। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में भेदभाव का विरोध कर कब बौद्ध धर्म अपना लिया? तो भेदभाव का विरोध कर डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1950 में। कब हो जाएगा? 1950 में। ठीक है,
स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाए गए? अंग्रेजों द्वारा, भारतीय शिक्षितों द्वारा, महिलाओं द्वारा, निम्न वर्ग के परिणताओं द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो स्त्रियों की असमानता पर भारतीय शिक्षितों के द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय शिक्षितों के द्वारा। ठीक है, कानून द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? कानून द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1526, 1527, 1826, 1827, 1828, 1829। तो कानून द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। कब हुआ? 1829। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? विधवा पुनर्विवाह, देखिए विधवा पुनर्विवाह किससे संबंधित है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1929 में। कब? 1929 में। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे बताइए, आर्य महिला समाज का गठन किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? तो आर्य महिला समाज का गठन किसके द्वारा? रामाबाई सरस्वती 1882 में किया गया। ठीक है, रामाबाई सरस्वती के द्वारा 1882। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? प्रार्थना समाज, आपके पास ऑप्शन है नौरोजी प्रद्युम्न जी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एमजी रनाडे। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो प्रार्थना समाज की स्थापना एमजी रनाडे के द्वारा। किसके द्वारा भाई? एमजी रनाडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के उत्तराधिकारी के तौर पर किसने उनके विचारों को आगे बढ़ाया? आपके पास ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण, मोतीलाल नेहरू। तो राजा राम मोहन राय के उत्तराधिकारी के तौर पर किसने उनके विचारों को आगे बढ़ाया? तो केशव चंद्र सेन। किसने बढ़ाया? केशव चंद्र सेन। आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में हुई। कब हुई और किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में तो हुई। कब हुई? तो 1828 में। किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की। आगे बढ़ते हम लोग। किसने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगाई? आपके पास ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड मेयो। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। किसने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगाई? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा की समाप्ति का पहल किसके द्वारा किया गया? आपका सही, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। राजा राम मोहन राय। क्या होगा? राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, बहुजन समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बहुजन समाज की स्थापना बताइए किसके द्वारा किया गया? सावित्रीबाई फुले। किसके द्वारा? सावित्रीबाई फुले। किसके द्वारा? सावित्रीबाई फुले के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना किया गया, जो महाराष्ट्र से संबंध रखती है, ज्योतिराव फुले की पत्नी थी। तो मेरे भाई आज का क्लास आपको कैसा लगा? ठीक है, अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करेंगे, जरूर बताइएगा। ठीक है, इसे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे में क्षमता होगा तभी आप इसको बढ़ाइएगा। अगर आपको लगेगा कि मेरे क्षमता नहीं है आगे बढ़ा, तो आप मेरे अंदर क्षमता जो यानी कि हरिओम राठौर के अंदर बहुत बेहतरीन करा सकता है, तो आप बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि बढ़ाइएगा तो सब सहयोग होगा। अच्छा होंगे तो सहयोग होगा। ठीक है, खराब होंगे तो घाटा कर जाएगा। ठीक है, तो अच्छे होंगे तो आप जरूर बढ़ाइएगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़ाइएगा। ठीक है, आप चलिए कैसे हैं आप सभी? आज का क्लास आप सबको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा? अगर ठीक लगा तो कमेंट करेंगे, खराब लगा वो भी कमेंट करेंगे। चलिए, आज भर के लिए इतना ही। तब तक आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहेंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में 10:30 बजे। नमस्कार, जय हिंद।